Hello students, today I am going to explain a poem from 11th class Hornbill book, and the name of our poem is The Laburnum Top, and it is written by Ted Hughes. Before starting the poem, let's discuss the title. The title is The Laburnum Top. What is laburnum? Laburnum is a tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. लैबनम जो है वो एक पेड़ है, हिंदी में से हम कहते हैं अमलतास का पेड़, और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं, जो इसके बीज होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम एंड इट इज़ टॉक अबाउट द लैबनम ट्री एंड अबाउट अ बर्ड दैट इज़ गोल्डफिंच. गोल्डफिंच एक येलो कलर की बर्ड होती है. तो इस पोएम में लैबनम टॉप और उस गोल्डफिंच बर्ड का रिलेशन दिखाया गया है. And the meaning of laburnum top is the upper part, the top of that tree. उस ट्री का ऊपर का हिस्सा, वही से टाइटल लिया गया है the laburnum top. So what is particular about this poem is that it is a poem about life and death. ये जो पोएम है लाइफ और डेथ के बारे में है. And the laburnum tree has पॉइजनस सीड्स. जो लैबनम ट्री है उसका क्या है, उसमें जो बीज हैं वो कैसे हैं, पॉइजनस हैं. सो इट इज़ सीन एज ए नेगेटिव काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. जो पॉइजनस सीड्स हैं वो एक नेगेटिव तरह का इन्फ्लुएंस देते हैं. एंड डेथ इज़ कन्वेड बाय द सिंबल ऑफ ट्री. जो ट्री है वो एक डेथ का सिंबल है, वेयर एज द गोल्डफिंच बर्ड इज अ सिंबल ऑफ लाइफ. और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एक लाइफ का सिंबल है. सो द गोल्डफिंच बर्ड कम्स एंड इट सिट्स on the laburnum tree and sets up its nest on the laburnum tree. Now let's start the poem. The starting lines are: The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The poet is talking about the month of September. Poet जो है इस पोएम में सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं. एंड दिस मंथ इज़ जनरली एसोसिएटेड विद ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जनरली जो सितंबर मंथ है उसको हम ऑटम सीजन के साथ एसोसिएट करते हैं. सो व्हाट हैपन्स इन द पोएम? द पोएट सेज द लैबनम टॉप इज स्टिल एंड क्वाइट. The laburnum top is very still. That means there is no movement in the laburnum tree. Laburnum जो tree है वो बिल्कुल still है. There is no movement, there is no noise and there is silence all around. उसके हर तरफ सिर्फ शांति ही शांति है. And the poet says that its seeds have fallen and its leaves are turning yellow. पोएट क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं कि सितंबर के येलो सनलाइट में ये जो पेड़ है इसके सारे सीड्स जो हैं वो गिर गए हैं. क्यों गिर गए हैं? ड्यू टू ऑटम सीजन. और इसकी जितनी भी पत्तियां हैं वो सब पीली होती जा रही हैं. दे ऑल आर टर्निंग येलो. इफ़ वी ऑब्जर्व प्रॉपरली, येलो इज़ द डोमिनेंट कलर इन दिस पोएम. अगर हम ध्यान से इस पोएम को ऑब्जर्व करें तो हमको ये देखने को मिलेगा कि इस पोएम में जो येलो कलर है वो बार बार डिस्क्राइब किया गया है. एज द लैबनम ट्री इज़ येलो, लैबनम ट्री येलो है. सितंबर की जो सनलाइट है इट ऑल्सो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज येलो. एंड जो लीव्स हैं लैबनम ट्री की दे आर ऑल्सो टर्निंग येलो. एंड द गोल्डफिंच बर्ड इट इज़ ऑल्सो येलो इन कलर. तो ये सारी चीज़ें ही येलो हैं. सो वी कैन say that yellow is the very dominant color in this poem. The next lines are: Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. The poet says that the laburnum top remains silent and quiet till the goldfinch comes. ओके, पोएट कहते हैं कि जो वो लैबनम टॉप है, जो लैबनम का ट्री है वो बिल्कुल स्टिल है, क्वाइट है. कब तक? जब तक कि वहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड नहीं आ जाती. एंड हाउ डज द गोल्डफिंच कम? इट कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप. जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एक ट्विचिंग चिरप के साथ आती है. व्हाट इज ट्विचिंग चिरप? ट्विचिंग मीन्स अ जर्की मूवमेंट, बहुत जल्दी से किसी काम को करना. एंड चिरप मीन्स द नॉइस मेड बाय द बर्ड्स. जो चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ होती है उसको हम चिरप कहते हैं. सो दैट मीन्स द गोल्डफिंच कम्स विद अ जर्की मूवमेंट एंड विद चिरपिंग. ओके, गोल्डफिंच बर्ड आती है, कैसे? अचानक से आती है और चिरपिंग करती है. Then the next line is a suddenness, a startlement at the branch end. That means the goldfinch comes
विद अ सडननेस, दैट मीन्स अचानक से वो गोल्डफिश बर्ड वहाँ पे आती है, एंड विद अ स्टार्टलमेंट. व्हाट इज स्टार्टलमेंट? स्टार्टलमेंट मीन्स व्हेन वी आर इन अ शॉक पोजीशन. जब हम किसी चीज़ को देख के शॉक होते हैं ना, एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, वैसे ही वो गोल्डफिश बर्ड आती है एंड इट सिट्स एट द ब्रांच एंड, और वो लैबनम ट्री के ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है. कैसे? ट्विचिंग चिरप के साथ आती है, अचानक से आती है और बहुत चौकन्ना होकर के ब्रांच एंड पर बैठ जाती है. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trailings. Then the poet compares the goldfinch to a lizard. यहाँ पर जो पोएट हैं वो गोल्डफिंच को लिजर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, एंड इट सेज दैट इट एंटर्स द थिकनेस, दैट मीन्स इट एंटर्स इन द ट्री लाइक अ लिजर्ड. ये जो गोल्डफिंच है ये एक पेड़ में लिजर्ड की तरह बहुत स्लीकली मीन्स स्मूथली, बहुत स्मूथली उस पेड़ के अंदर एंटर करती है, एंड विद अलर्टनेस एंड अब्रप्ट, दैट मीन्स अचानक से एंटर करती है, स्मूथली एंटर करती है, एंड विद ग्रेट अलर्टनेस. जैसे कि हम लिजर्ड को देखते हैं ना, हमेशा बहुत अलर्ट रहती है, तो वैसे ही ये जो गोल्डफिंच है ये भी बहुत अलर्टली और बहुत स्मूथली उस थिकनेस में उस ट्री के अंदर एंटर करती है. सो हियर ही इज यूजिंग सिमिली बिकॉज ही इज कंपेयरिंग द goldfinch with lizard. As the goldfinch enters in the tree, a machine starts up. जैसे ही जो goldfinch bird है वो ट्री के अंदर एंटर करती है, ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर एक मशीन स्टार्ट हो गई हो. मशीन किसकी? मशीन ऑफ चिटरिंग्स, मशीन ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. मशीन किसकी? उस गोल्डफिंच के यंगर वंस के चिरपिंग्स की, उनके चहचहाने की और पंखों के फड़फड़ाने की. ट्रेमर ऑफ विंग मीन्स पंख को जो हम फड़फड़ाते हैं तो जैसी आवाज़ आती है उस आवाज़ की, एंड ट्रिलिंग्स दैट मीन्स जो नॉइस बर्ड्स करती हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किए गए हैं. सो एज द गोल्डफिंच एंटर्स इन द ट्री देयर स्टार्ट्स अ साउंड ऑफ चिटरिंग, ऑफ ट्रिलिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स. Actually, the younger ones of the goldfinch bird are there in the nest at the laburnum top, at the laburnum tree, and the mother bird comes and she feeds and she gives food to her younger ones, and as the younger ones see her mother, they become very happy, they elated with joy and they make साउंड. ओके, जैसे ही वो जो गोल्डफिंच बर्ड है उस पेड़ में आती है, उसके बच्चे देखते हैं कि हमारी मदर जो है आ गई है, वो खुशी से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, और उसी चिल्लाने की आवाज़ से जो वो जो माहौल था वहाँ बिल्कुल साइलेंस थी, वो बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है. द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली. शी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड showing her barred face identity mask. Because of the movement of the younger ones and because of the noise of the younger ones, the trees start trembling. वो जो पेड़ है वो हिलने लगता है, and it fills with thrill, that means it fills with excitement. वो जो पेड़ जो पहले बिल्कुल शांत था, बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल क्वाइट था, अब वो क्या हो गया है? वो ट्रैम्बलिंग से और थ्रिलिंग से भर गया है, वो हिल रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है. इट फील्स लाइक इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली. एक्चुअली जो मदर बर्ड है वो अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड करवा रही हैं, तो जैसे वो उन्हें खाना देती है उनकी फैमिली का जो इंजन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, और वो जो पेड़ है उन पक्षियों की आवाज़ से और चहचहाट से भर जाता है. शी स्ट्रोक्स इट फुल एंड देन शी फ्लाइज अवे टू ब्रांच एंड. That means she provides food to her younger ones and she stokes it full. वो अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिला देती है, and then she flies away to the branch end, और दोबारा से उस पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाती है, showing her barred face identity mask. And when she is sitting on that branch end, her barred face, उसका जो barred face है, barred means फेस विद स्ट्रिप्स, उसकी जो फेस है उसमें क्या बनी हुई है? लंबी लंबी धारियाँ बनी हुई हैं, जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है. दैट मीन्स जब भी कोई इंसान किसी बर्ड को देखे जो कलर में येलो है या गोल्डन कलर का है और उसके फेस पर स्ट्रिप्स बनी हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये गोल्डफिंच बर्ड है. सो ये उसका आइडेंटिटी मास्क है, और जब वो ब्रांच एंड पर बैठी हुई है तो उसका ये बार्ड फेस हमें नज़र आता है. द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम गोज लाइक, then with airy delicate whistle chirrup springs, she launches away towards the infinite,
and the laburnum subsides to empty. Then in the last, the poet says, then at the last moment the goldfinch flies away to the infinite. जो goldfinch bird है वो आकाश की तरफ, infinite की तरफ चली जाती है. Sky means that has no limit, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. And she goes with airy delicate whistle chirpings. Airy means होता है strange, abnormal. Okay, and when she goes, she makes an abnormal sound. जब वो जाती है तो एक अलग सी आवाज़ निकालती है जो कि whistle like chirping होती है. ऐसा लगता है मानो कोई सीटी बजा रहा हो, कोई whistle कर रहा हो. So with this airy, delicate whistle chirping, she launches away, she flies away towards the infinite, towards the sky, and once again the laburnum top subsides to empty. और एक बार फिर से वो जो laburnum पेड़ है वो बिल्कुल खाली हो जाता है जैसे कि वो at the first था. ओके वो पेड़ बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल क्वाइट था. बट वैन द गोल्डफिश एंटर्स इट ट्रैम्बल्स एंड इट थ्रिल्स. और वो बिल्कुल आवाज़ों से, चहचहाहट से, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से वो लैबनम ट्री भर जाता है. ऐसे लगता है मानो उसमें किसी ने जान डाल दी हो. बट वैन द गोल्डफिंच लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट अगेन इट सबसाइड्स टू एम्प्टी. लेकिन जब एक बार फिर से गोल्डफिंच बर्ड चली जाती है तो क्या होता है, लैबनम टॉप बिल्कुल फिर से खाली हो जाता है और बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है. So this was the explanation of the poem, and if we talk about its theme in detail, there are many themes. The first one is that it is a poem about life and death, and second one is that a relationship between goldfinch and laburnum top has been shown, and that is a symbiotic relationship. Actually, the laburnum tree is providing shelter to the younger ones of the goldfinch bird, and generally it is a tree that conveys death. जनरली जो लैबनम ट्री है वो डेथ को कन्वे करता है बिकॉज इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. बट हेयर इन दिस पोएम ही इज़ प्रोवाइडिंग अ शेल्टर. लेकिन यहाँ पर ये यंगर वंस को, गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पर एक तो ये कॉन्ट्रास्ट है, और दूसरी बात ये है कि ये लैबनम ट्री जो है वो गोल्डफिंच के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करता है. कैसे? बिकॉज when goldfinch was not there, the laburnum tree was totally silent and still. जब goldfinch bird वहाँ पर नहीं थी तो laburnum tree बिल्कुल silent था, बिल्कुल still था. But as the goldfinch enters, it fills with excitement and it starts trembling. लेकिन जैसे ही goldfinch bird वहाँ enter करती है ये थ्रिलिंग से भर जाता है, trembling करने लगता है. That means इसके अंदर जान आ जाती है. At first there was a death-like silence. पहले वहाँ पर death साइलेंस था, बट गोल्डफिंच के आते ही सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है. तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं. And if we talk about the second theme, it is also a pointer to the temporariness of joy and of life. अगर हम ध्यान से देखें तो ये जॉय की, खुशी की और लाइफ की भी टेम्परीनेस को दिखाता है. बिकॉज वन पर्सन कम्स एंड एवरीथिंग गॉट चेंज्ड, बट व्हेन द पर्सन लीव्स इट कम्स बैक टू साइलेंस एंड डेथ लाइक साइलेंस. ओके, सो ये बताता है कि जो लाइफ है वो टेम्पररी है और जो खुशियाँ हैं वो भी टेम्पररी हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं. जैसे कि लैबनम टॉप में जब गोल्डफिंच आई तो वहाँ बहुत खुशनुमा माहौल हो गया, लेकिन जब वो चली गई फिर से वहाँ पर डेथ लाइक साइलेंस हो गई. It also talks about the cycle of life and death because it is the season of autumn and it was the month of September. So the leaves of trees were turning yellow and its seeds had fallen. तो एक तरीके से one life was fading away. एक लाइफ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. सीड्स जो हैं वो गिर गए हैं और पत्तियाँ जो हैं पीली हो गई हैं. But at the same time the seed are the symbol of another life that is going to take शेप. और उसी जगह पर जो सीड हैं वो दूसरी लाइफ को भी इंडिकेट कर रहे हैं बिकॉज सीड से फिर नए पेड़ जो हैं वो उगेंगे और एक नई लाइफ शुरू होगी. सो दीज वर द मेन थीम्स ऑफ दिस पोएम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम. द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली वेयर the poet has compared the laburnum top with a lizard.
स्लीक एज अ लिजर्ड जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है बिकॉज पोएट ने लैबनम ट्री को लिजर्ड के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया है। द नेक्स्ट वन इज मेटाफर where the poet says she is the engine of her family. Here the poet gives an indirect comparison between goldfinch and the engine. पोएट कहते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो उस फैमिली का इंजन है, तो इस तरीके से वो इंजन को और गोल्डफिंच बर्ड को इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, तो ये मेटाफर उन्होंने यूज किया है। The next one is personification where he says the whole tree trembles and thrills. जहाँ पर पोएट कहते हैं कि पेड़ जो है ट्रैम्बल करने लगता है और एक्साइटमेंट से भर जाता है। There he is using personification because he has given human qualities to the tree. And the last one is alliteration. What is alliteration? The repetition of sound. जब किसी लाइन में sound repeat हो तब हम उसे alliteration कहते हैं। So here are many examples like the laburnum top is silent, quite still. Here S has been repeated. S repeat किया गया है. Next line is in the afternoon yellow September sunlight. Again S has been repeated. September sunlight में S repeat हुआ है. Next one is a suddenness, a startlement at a branch end. Again S has been repeated. And the next one is then sleek as a lizard and alert and abrupt. Here A has been repeated in this line. तो यहाँ पर इस तरीके से alliteration यूज़ किया गया है. Next one is chittering and the tremor of wings and trillings. In this line tree has been repeated, and in the next lines the whole tree trembles and thrills. Again T has been repeated. Then in the first line of the last para W has been repeated. Then with the airy delicate whistle chirrup whisperings. So यहाँ पर W repeat किया गया है और इस तरीके से यहाँ पर alliteration use किया गया है. So that is what you need to know about this poem. So stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.